ना यहाँ पे आज एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जबकि इतनी आसान है। हमने पिछले लेक्चर में इसके एडवांटेजेस देखे थे और सीखा था कि डायनेमिक ब्रेकिंग करना आसान, यूज़ करना बहुत आसान है। हमें सिंपली क्या करना है कि सप्लाई वोल्टेज को रिप्लेस कर देना है रेजिस्टेंस से, डायनेमिक रेजिस्टेंस से, और हमारा मशीन जो है वो ब्रेकिंग उसमें हो जाएगी, यानी कि ब्रेक सप्लाई हो जाएंगे। तो फिर हम अगर इतना आसान है तो फिर ये डायनेमिक ब्रेकिंग इतना यूनिवर्सली क्यों नहीं एक्सेप्टेड है और क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं रीजन 1 की बात करूं, पहला रीजन है इनएफिशिएंट, यानी कि हमने सीखा था। देखो, एक बात याद रखने वाली है, कभी भी अगर आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो सारे सर्किट जो होते हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल के किसी भी सर्किट में जब आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली वहां पे आप हीटिंग ले आते हो, और हीटिंग का मतलब हो गया कि पावर वेस्टेज होना। ठीक है, तो हीटिंग यानी कि अगर हीटिंग हो रही है तो हीटिंग का मतलब हो गया पावर का वेस्टेज होना। तो आप जब भी कोई भी सर्किट होगा जिसमें किसी भी सर्किट में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे उतना ज़्यादा वो सर्किट इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। तो सिमिलरली डायनेमिक ब्रेकिंग के अंदर क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी को खत्म करने के लिए, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी को निकाल के हम लोग रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट अप कर रहे हैं, तो वो एक इनएफिशिएंट तरीका हो गया, क्योंकि वो एनर्जी जो होगी वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला रीजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायनेमिक ब्रेकिंग का एक काफी इनएफिशिएंट तरीका है ब्रेक लगाने का। दूसरा रीजन अगर हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, तो वो है स्लो ब्रेकिंग, यानी कि अगर हम डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करोगे तो काफी देर में जाके ब्रेक लगेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर सकते हैं, अगर आपने मशीन कोई मान लेते हैं 1400 आरपीएम पे घूम रही है और आपने डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करी, तो उसे 1400 आरपीएम से जीरो होने में काफी टाइम लग जाएगा, यानी कि इट इज अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम। अब ये कितना भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और डायनेमिक ब्रेकिंग कैसी अप्लाई की है, लेकिन फिर भी नॉर्मली जो टाइम होता है उससे ज्यादा टाइम ये ले लेगा ब्रेक लगाने पे। ठीक है, अब इसका पीछे रीजन की अगर बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है उसको जरा समझते हैं। तो अगर हम डायनेमिक ब्रेकिंग की बात करें तो डायनेमिक ब्रेकिंग में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, सप्लाई वोल्टेज को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस से। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, प्लस आई ए कन्वर्ट हो जाएगा माइनस आई ए में, और प्लस टी एम कन्वर्ट हो जाएगा माइनस टी एम में। इस माइनस टी एम को ही मैं टीबी कह देता हूँ, ब्रेकिंग टॉर्क। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इस टॉर्क को निगेटिव कर दिया, टॉर्क की अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग टॉर्क की, देखो जो टॉर्क टीएम था वो जब हमने डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करी तो माइनस टीएम हो गया, और इसी को मैंने टीबी दे दिया। यानी कि टीबी का नाम मतलब क्या हुआ, ये वो टॉर्क होगा। अगर टीबी की बात करें तो ये वो टॉर्क होगा ब्रेकिंग टॉर्क। ये कौन सा टॉर्क होगा, ये होगा ब्रेकिंग टॉर्क। यानी कि वो टॉर्क जो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, यानी कि टॉर्क जो ब्रेक्स अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। क्लियर हो गया। तो जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा स्ट्रांग ब्रेक लगेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग ये टीबी होगा उतना अच्छा ब्रेक लगेगा और उतनी जल्दी मशीन रुकेगी। लेकिन अगर हम डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में देखें तो टीबी की जो वैल्यू होती है वो के इंटू आई एफ इंटू आई ए की बात कर लें तो ई बी अपॉन में आर ए प्लस आर डी हो गया। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को देखते हुए कि टीबी और ईबी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि जो भी ब्रेकिंग में जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो जो ब्रेकिंग टॉर्क आएगा पिक्चर में, यानी कि वो टॉर्क जो चलती हुई मशीन को रोकने का काम करेगा, वो डायरेक्टली डिपेंड कर जाएगा बैक ईएमएफ पे। क्लियर हो गया, डायनेमिक ब्रेकिंग के अंदर। नाउ अब हम जानते हैं जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड जो होगी वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगी। स्पीड यानी कि मोटर, जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो मोटर स्लो होना शुरू होगी, और जैसे ही मोटर स्लो होना शुरू होगी उसका बैक ईएमएफ भी कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक ईएमएफ की अगर हम बात कर लें वो होता है NP5Z/60A डीसी मशीन के अंदर, और यहाँ पे N जो है ये क्या, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम होते हैं। तो ये जो आरपीएम होंगे, ठीक, आरपीएम पे डिपेंड करता है, यानी कि आरपीएम को मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो यानी कि हम ये बात जानते हैं कि मोटर की जो बैक ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे। अब जैसे जैसे मोटर स्लो होना शुरू होगी, ठीक है, उसकी स्पीड कम होना शुरू होगी जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, वैसे वैसे बैक ईएमएफ भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जब बैक ईएमएफ कम होना शुरू होगा तो इसकी वजह से टॉर्क जो था, जो ब्रेकिंग टॉर्क था, वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी डाउन होने लग जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जब हमने मशीन के ऊपर ब्रेक अप्लाई करे थे उस समय मैक्सिमम ब्रेकिंग टॉर्क लगा होगा, यानी कि एट टी इक्वल टू जीरो, जिस समय हमने ब्रेक अप्लाई करे तो टी बी मैक्सिमम था। पर धीरे धीरे क्या होगा, टी बी डिके होना लग जाएगा स्पीड के साथ साथ। यानी कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो डायनेमिक ब्रेकिंग का जो मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जैसे जैसे मशीन स्लो होने लगती है वैसे वैसे उसका टॉर्क जो उसको रोकने के लिए जरूरी था वो भी कम होने लग जाता है। और क्योंकि टॉर्क कम होने लग जाता है तो इसीलिए क्या होता है, मशीन बहुत धीरे धीरे जाके रुकती है। यानी कि स्पीड कम हुई, टॉर्क कम हुआ, स्पीड और कम होगी, टॉर्क और कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मशीन को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए डायनेमिक ब्रेकिंग इज अ स्लो ब्रेकिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इतना ही मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर अपने मिल गया होगा।
आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।